एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पेनक्रेटाइटिस के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि पेनक्रेटाइटिस की पूरी सीरीज़ ही चल रही है और अपन उसी को बनाते जा रहे हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। ठीक है, तो मैं आपको इसको जितना सरलता से हो सकेगा उतना सरलता से समझाऊँगा और यकीन मानो कि आपको ऐसा बैठेगा दिमाग में कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं डक्ट ऑफ वर्सन पर। ठीक है, इस इमेज को बड़े ध्यान से देखिए। पहले मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि क्या होता है। ठीक है, अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के बारे में। ठीक है, उसमें क्या चीज़ें होती है। एक होता है एक्यूट पेरीपेनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन, स्यूडोसिस्ट ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, एक्यूट नेक्रोटिक कलेक्शन और लास्ट होता है हमारे पास में वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले ये चारों चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो शुरुआत जो होती है वो ये होती है। देखो क्या होता है कि जो डक्ट ऑफ वर्संग रहती है, जो पेनक्रियाटिक डक्ट रहती है, बेसिकली क्या है, पहले तो आराम से अपना ड्यूडेनम में जाती है, अपना जो भी पेनक्रियाटिक जूस है वहाँ पर भेज देती है। लेकिन क्या होता है कि अगर किसी वजह से उस पर अटैक हो जाए तो वो डक्ट फट जाती है। और जब डक्ट फटती है तो क्या होगा, उसका जो कंटेंट है वो बाहर लीक होगा। तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर यही बताया है कि आप इसको ये देखो, ये इतने गुस्से में इसीलिए है क्योंकि इसको किसी ने छेड़ा। ये अच्छा भला शांति से अपना रास्ते जा रहा था, लेकिन इसको किसी ने छेड़ा, इसको कट वट लगाया आसपास और वहाँ से उसका जो फ्लूइड लीक हो रहा है दैट इज़ नथिंग बट द पेनक्रियाटिक फ्लूइड। तो ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, अब इसी फ्लूइड को, इसी पानी को आप याद रखो, इसी को अपन आगे एक्सटेंड करके दूसरी चीज़ समझेंगे और वो है एक्यूट पेरीपेनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन। अब ये क्या होता है, देखो अभी ये पानी जब आया, ठीक है, तो ये पानी जो है आसपास पेनक्रियास को उसने थोड़ा बहुत कवर कर लिया। लेकिन चूंकि ये पानी अभी अभी आया है, ताज़ा पानी है, फ्रेश पानी है, तो इसके अंदर आपको जो है कोई भी चीज़ कंटेमिनेशन नहीं मिलेगी। आप इसको ऐसे याद रखो कि बिल्कुल साफ़ पानी। अगर आपने इसको साफ़ पानी की तरह याद रख लिया तो आपको ये चीज़ एकदम साफ़ क्लियर हो जाएगी कि ये चीज़ जो है साफ़ पानी जो थोड़ा और ज़्यादा अमाउंट में हो गया वो होगा एक्यूट पेरीपेनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन। क्लियर एकदम, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये साफ़ हो गई। फिर आते हैं हम दूसरी चीज़ पर, वो है स्यूडोसिस्ट। अब देखो मैं एक चीज़ आपको कंसेप्ट समझाता हूँ कि जब भी पानी इकट्ठा होगा पेनक्रियास के अराउंड तो जो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं वो आएंगे और उस पानी के आसपास दीवार बनाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात। जब भी पानी इकट्ठा होगा तो उसके आसपास क्या बनाई जाएगी, दीवार बनाई जाएगी। उस दीवार को हम कहेंगे सिस्ट। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट आपने 1 मिनट के लिए होल्ड कर लिया तो आपको सारे आने वाले 3 कंसेप्ट मैं आपको आराम से समझा दूंगा। ठीक है, अब देखो जैसे पेरीपेनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन इस इमेज में आया है, तो इसके बाद यही जो बॉडी बिल्डर्स हैं, मतलब बॉडी के जो भी बिल्डर्स हैं, वो आके उस पानी के अराउंड दीवार बनाने लगते हैं। इस दीवार को हम बोलते हैं स्यूडोसिस्ट। ठीक है, अब ये एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये है कि अभी तक तो साफ़ पानी हमने याद करा, व्हाट इफ़ अगर वो गंदा पानी आने लगे, तो ये होता है गंदा पानी। ठीक है, गंदा पानी का मतलब ये है कि अटैक जो है वो बहुत सीवियर हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि सिर्फ जूस नहीं आ रहा है, बाकी पेनक्रियास के आसपास के जो टुकड़े वगैरह बहुत ख़राब हो चुके थे वो भी आ रहे हैं, तो उससे पानी गंदा हो गया है। तो ये गंदा पानी जो है दैट इज़ नथिंग बट एक्यूट नेक्रोटिक कलेक्शन। अब जैसा मैंने ये बताया था कि जब भी पानी या जब भी कलेक्शन होगा तो उसके आसपास बाउंड्री बनेगी, तो वैसे ही एक्यूट नेक्रोटिक कलेक्शन के आसपास भी ये 4th इमेज देखिए कि बिल्डर्स आ गए हैं और ये बाउंड्री बना रहे हैं। तो ये बाउंड्री जो है ये बाउंड्री बना रहे हैं और ये बाउंड्री जो है दैट विल वी कॉल इट वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस। तो समझ में आया। एक बार फिर समझा देता हूँ। जब भी पानी आएगा तो दीवार बनेगी। ठीक है, अब पानी 2 तरह का है, एक है साफ़ पानी, ठीक है, और एक है गंदा पानी। अगर साफ़ पानी है तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट पेरीपेनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन, उसके आसपास दीवार बनेगी जिसको हम बोलेंगे स्यूडोसिस्ट। अब अगर गंदा पानी है तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट नेक्रोटिक कलेक्शन, उसके आसपास जो दीवार बनेगी वी विल कॉल इट वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस। इतना कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, बस। तो अब मैं इसके आसपास आपको अब मैं इसको इसी कंसेप्ट को एक और चीज़ से मैं समझा दूं, फिर उसको और डिटेल में अपन समझेंगे। इस टाइमलाइन को देखो आप। देखो सबसे पहले पाइप था वो कटा, साफ़ पानी आया। ठीक है, साफ़ पानी इकट्ठा हुआ, एक्यूट पेरीपेनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन हुआ। फिर ये तो एकदम नॉर्मल था, लेकिन फिर 4 हफ्ते के बाद अब दीवार जो बनेगी ना उसका भी एक ड्यूरेशन होता है। वो ड्यूरेशन होता है 4 हफ्ते, चाहे आप एक्यूट साफ़ पानी के बारे में बात कर रहे हो या गंदे पानी के बारे में बात कर रहे हो। तो साफ, ठीक है, तो 4 हफ्ते का टाइम लगा, दीवार बन गई, स्यूडोसिस्ट बन गया। देख रहे हो आप कितना प्यारा चल रहा है फ्लो। पहले
लीक था, पानी आया 4 हफ्ते लगे, उन्होंने ईंट बना ली, अपने आसपास वॉल बना ली, वॉल बनाने के बाद वो स्यूडोसिस्ट बन गया। फिर हमारे पास के अंदर क्या आया, गंदा पानी आया, गंदा पानी में 4 हफ्ते लगे, 4 हफ्ते के बाद दीवार बना ली, दीवार बनने के बाद हमने उसका नाम रख दिया वॉल्ट ऑफ नेक्रोसिस। क्लियर है? एकदम क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको सिटी स्कैन में कैसे देखेंगे या सिटी स्कैन में इसको कैसे डिस्क्राइब करा जाता है वो। तो सबसे पहले इनको देखो, ये साफ़ पानी है, ठीक है, तो ये आपको डिस्क्राइब होंगे होमोजीनस फ्लूइड से। ठीक है, ओके। सिमिलरली जब स्यूडोसिस्ट के बारे में भी बात करेंगे तो फ्लूइड कैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो इसको भी हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, होमोजीनस से। ठीक है, गंदे पानी को हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि पानी भी और गंदा भी, उसको हम डिफाइन करेंगे हेट्रोजीनस से। ये देखो आप, हेट्रोजीनस लिखा हुआ है थर्ड चीज़ में। और जब आप वॉल्ट ऑफ नेक्रोसिस करोगे तो उसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा, गंदा ही चीज़ मिलेगा। तो दैट इज़ नथिंग बट अगेन अ हेट्रोजीनस सब्सटेंस, ओके, हेट्रोजीनस प्रेजेंस। तो ये चीज़ अपनों ने सिटी स्कैन के बारे में समझ ली। अब अपन समझते हैं ड्यूरेशन के बारे में। ठीक है, तो जो मैंने बताया था साफ़ पानी आता है, वो तो अभी अभी आया है, तो वो 4 हफ्ते के पहले आता है। लेकिन स्यूडोसिस्ट कब बनती है, 4 हफ्ते के बाद। तो देखो पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि पहले 4 हफ्ते के बाद में जो बनता है दैट इज़ एक्यूट पेरीपेनक्रेटिक फ्लूइड कलेक्शन, लेकिन 4 हफ्ते के बाद में बनता है स्यूडोसिस्ट। सिमिलरली जो एक्यूट नेक्रोटाइजिंग कलेक्शन है वो भी 4 हफ्ते के पहले बनता है, और वॉल्ट ऑफ नेक्रोसिस 4 हफ्ते के बाद बनता है। एकदम क्लियर? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि क्या इस पहली वाले इमेज के अंदर, ठीक है, वॉल है, दीवार है? नहीं है। तो इसमें हमको याद रखना है साफ साफ कि देयर इज़ नो वेल डिफाइंड वॉल। स्यूडोसिस्ट में वॉल है तो इसमें लिखा हुआ है कि यस देयर इज़ अ वॉल, देयर इज़ अ वेल डिफाइंड वॉल। ठीक है, ये सब आपको सिटी स्कैन में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी फाइंडिंग्स जो मैं बता रहा हूँ। फिर अब जब हम नेक्रोटाइजिंग पेनक्रेटाइटिस के बारे में बात करते हैं तो क्या उसमें भी दीवार बनी है? शुरुआत में नहीं बनी है, तो इसमें भी हम बोलेंगे कोई दीवार नहीं है। हाँ, लेकिन जो चौथी चीज़ है वॉल्ट ऑफ नेक्रोसिस, तो उसमें दीवार बनी है, तो वो बिल्कुल सही बात है कि हाँ उसमें दीवार बनी है, तो इट विल बी अ वेल डिफाइंड वॉल। ठीक है, फिर नेक्रोसिस के बारे में लिखा हुआ है। तो एक बात बताओ कि पहली जो हमारी 2 इमेजेस हैं, ठीक है, उसमें नेक्रोसिस हुआ है क्या? नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ है कि आसपास जो पेनक्रियाज था, जो फ्लूइड था वो आसपास के पेनक्रियाज में इकट्ठा हो गया है, तो इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं इसको, एडजेसेंट टू पेनक्रियाज। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटरस्टिशियल पेनक्रेटाइटिस। तो ये चीज़ समझ आ गई। अब नेक्स्ट पे चले अगर हम, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्यूडोसिस में क्या नेक्रोसिस होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? नेक्रोसिस तो गंदे पानी में होती है, स्यूडोसिस तो साफ पानी में बनता है। क्या एक्यूट नेक्रोटाइजिंग में होगी? तो हाँ बिल्कुल होगी। और क्या चौथे जो है वॉल्ट ऑफ नेक्रोसिस में होगी? तो यस बिल्कुल होगी। तो ये चीज़ समझाने की कोशिश करी गई है इन इमेजेस से। ठीक है, आई होप ये चारों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो। ये वाली जर्नी को भी मैंने समझा दिया है। ठीक है, कि भैया पहले पानी आता है, फिर दीवार बनती है 4 हफ्ते बाद। अब वो पानी कैसा होता है, साफ़ हो सकता है, गंदा हो सकता है। पानी से यहाँ पर मतलब है पेनक्रियाटिक जूस से। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि स्यूडोसिस्ट बन तो गया, अब आगे उसकी जर्नी क्या होगी। तो भैया उसकी जर्नी ये होती है कि इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखो और दिमाग लगा के देखो। जो पर्पल कलर की बॉल है वो ग्रेटर कर्वेचर पर है या लेसर कर्वेचर पर है? तो वो लेसर कर्वेचर पर है। तो लेसर कर्वेचर से मतलब ये है कि अगर ये सिस्ट लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक पर आती है और वो उसको अफेक्ट करती है या वो उसको दबाती है, ठीक है, तो मतलब याद रखने वाली बात है कि ये जो सिस्ट है ये किस कर्वेचर पर आ रही है, लेसर पर या ग्रेटर पर। तो इस इमेज से याद रखो, बड़े ध्यान से देखो इसको। स्टमक डरावना और घबराता हुआ तो दिख रहा है आपको, लेकिन लेसर कर्वेचर पर वो सिस्ट ज़्यादा है। अब अगर ये चीज़ आपको याद है तो इससे आपको क्लिनिकल सिम्टम्स भी याद हो जाएंगे। ठीक है, स्यूडोसिस्ट के बारे में। ठीक है, कि लेसर कर्वेचर में फंस गया है वो। ठीक है, तो अब उसकी वजह से क्या होगा, खाना जो ऊपर आने लगेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, वॉमिटिंग। तो ये हो गया पेशेंट को, ये देखो सिम्टम्स, वॉमिट करते हुए, वॉमिट करेगा, नौशिया होगा, जल्दी पेट भर जाएगा, सटाइटी जल्दी आ जाएगी। और हाँ देखो इसके दोनों हाथ कहाँ पर है, एपिगेस्ट्रिक रीजन पर है, तो एपिगेस्ट्रिक स्वेलिंग होगी। ये 2 चीज़ों से ये 2 फोटो बिल्कुल चिपक जाने चाहिए आपके दिमाग में, ताकि आपको याद रह सके कि सिम्टम्स क्या रहेंगे और किस कर्वेचर ऑफ स्टमक पर आएगा। ठीक है अब सवाल ये आता है कि करना क्या है, तो इंतज़ार करना है या ऑपरेट करना है। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि जो 70% स्यूडोसिस्ट रहती है वो खुद ही रिजॉल्व हो जाती है अपने आप ही, मतलब खुद ही फूट जाती है और अपना कंटेंट जो है वो रिलीज़ कर देती है, उसमें कोई प्रॉब्लम, मतलब बेसिकली 70% रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन बाकी के जो % है वो रिजॉल्व नहीं होते हैं। तो इसीलिए उसका एक रूल बना था और वो रूल है 6-6-6। जैसे IPL में 3 छक्के सलंग लगा दिए हो। तो इसका क्या मतलब है
इसका ये मतलब है कि अगर उसका साइज़, जो सिस्ट है उसका साइज़ 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या उसकी दीवार 6 मिलीमीटर से ज़्यादा मोटी है, या उसको ड्यूरेशन 6 हफ्ते से ज़्यादा का हो गया है, तो इन तीनों जगह पर आप क्या करोगे, आप ऑपरेट करोगे। और इसीलिए ये 3 छक्कों से आपको याद रखना है। अब सवाल ये आता है कि ऑपरेट तो कर लेंगे सर, पर करेंगे क्या? बड़ा सिंपल है सर, देखो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये भी बड़ा सिंपल सा है। सवाल ये है कि क्या जो स्यूडोसिस्ट है वो इन्फेक्टेड है या ब्लीड कर रही है, बस यही सारा के सारा सवाल है, और कोई सवाल नहीं। अगर वो इन्फेक्टेड है या वो ब्लीड कर रही है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर वो इन्फेक्टेड है या वो ब्लीड कर रही है तो आप कुछ मत करो, आप एक्सटर्नल ड्रेनेज कर लो। क्यों? क्योंकि आप अगर उसको ऑपरेट करने जाओगे तो कहीं वो स्यूडोसिस्ट अंदर फट गई तो सारा उसका कंटेंट जो रहेगा उस स्यूडोसिस्ट का, वो कहाँ जाएगा? पेरिटोनियम में, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा पेशेंट को। तो आप उसको मत छेड़ो, आप एक्सटर्नल ड्रेनेज कर लो। लेकिन अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है या उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तब हम जो है सर्जरी करेंगे। और वो सर्जरी कौन सी होगी, उसको ऐसे समझो। सर्जरी आप कॉमन सेंस से समझोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर याद रहेगी। वो ये रहेगी कि भैया सिस्ट, मैंने अभी बताया, इस डायग्राम को वापस देखेंगे कि ये जो स्यूडोसिस्ट है ये किसके पास में है? स्टमक के पास में। तो अब स्यूडोसिस्ट का जो कंटेंट है, हम क्या चाहते हैं कि पेरिटोनियम में ना जाते हुए सीधे जो नॉर्मल होता था वहीं चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्टमक है और सिस्ट है उनके बीच में एक दरवाज़ा बना देंगे, ताकि उसका कंटेंट, सिस्ट का कंटेंट सीधे स्टमक में चले जाए और स्टमक से वापस वो ड्यूडेनम में जो नॉर्मली जाता है वैसा हो जाए। तो इस दरवाजे बनाने की प्रक्रिया को हम बोलेंगे सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी। ठीक है, सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी। ताकि क्या होगा, जो स्यूडोसिस्ट का कलेक्शन है या जो भी उसके अंदर सामान है वो सीधे स्टमक में जाएगा और नॉर्मली फिर वो ड्यूडेनम में चला जाएगा, जो कि नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो हम नॉर्मल अचीव करना चाह रहे हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि ये सिस्ट जनरली जो है ये स्टमक के पास में नहीं है, सपोज उससे दूर है, तब क्या करोगे? तो आप एक और इसी डायग्राम को दोबारा अच्छे से देखो कि भैया ये जेजुनम के भी ज़्यादा पास है, तो हम क्या करेंगे, इसको जेजुनम की तरफ दरवाज़ा बना देंगे। तो वो क्या हो जाएगा? सिस्टोजेजुनोस्टोमी। सिंपल है, सिंपल है। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि हम सर्जरी करेंगे तो कब करेंगे और कब नहीं करेंगे, और करेंगे तो कौन सी करेंगे, और हमारा एम क्या रहेगा अचीव करने का। ठीक है, अब ये तो आपकी हो गई सर्जरी के बारे में। अब एक सवाल और आ रहा है इन सर्जन भाई साहब के दिमाग में, और वो ये आ रहा है कि ERCP फिर कब करेंगे। तो ERCP के बारे में देखो, मैं आपको समझाता हूँ कि ERCP का कंसेप्ट आया कहाँ से। ERCP का कंसेप्ट आया है पेनक्रियाटिक डक्ट से। कैसे? सपोज आपने सिस्ट और स्टमक का जो है एक रास्ता बना दिया और सिस्ट ने पूरी की पूरी खाली हो गई। ठीक है, लेकिन ये सवाल ये उठता है कि सिस्ट बनी ही क्यों थी, ये फ्लूइड आया ही क्यों था? तो उसका जवाब है ये पहली इमेज, इसको इंजरी हुई थी जिसकी वजह से आया था। तो अब आप एक बात बताओ कि अगर अपन सिस्ट को स्टमक से जोड़ देंगे तो चलो सिस्ट तो रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन क्या ये इंजरी रिजॉल्व हो पाएगी जो अपनों ने पहली इमेज में पढ़ी थी? तो जवाब है नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ERCP का कंसेप्ट आता है कि अब हम क्या करेंगे कि भैया अब हम सिर्फ ऐसा नहीं सोचेंगे कि हाँ भैया सिस्ट को अपनों ने रिलीव कर दिया तो काम बन गया। अब अपनों को जो ERCP से लीकिंग हो रही थी उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके लिए हम ERCP करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी, चाहे आपने सिस्ट को रिजॉल्व कर दिया तो कर दिया, उसको वो कर दिया, आपने मान गए, लेकिन वो सिस्ट तो वापस बन जाएगी ना, या आता ही रहेगा वो फ्लूइड। क्यों? क्योंकि इंजरी जो कॉज है उसको तो आपने ठीक करा नहीं। तो इसीलिए आता है कंसेप्ट ERCP का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। ठीक है, ठीक है, ये भी सेम स्लाइड है। हाँ, अब हम चलते हैं कॉम्प्लिकेशंस पर। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आने वाली है, देखो। अब कॉम्प्लिकेशंस दो चीज़ के बारे में अपन पढ़ेंगे, एक तो सर्जरी के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा अगर आपने सिस्ट को कुछ नहीं करा तो क्या होगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ना बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन क्या है और स्यूडोसिस्ट के कॉम्प्लिकेशन क्या है। कहने का मतलब ये कि स्यूडोसिस्ट की सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन क्या है और स्यूडोसिस्ट के कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो चलो इसको अपन ऐसे देखते हैं कि सबसे पहले तो ये दो सर्जन को याद रख लो टॉप पर, वो सर्जरी कर रहे हैं। ठीक है, वो अपना रास्ता बना रहे हैं और उन्होंने रास्ता बना के उसको ड्रेन भी कर दिया।
लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसके कॉम्प्लिकेशन सबसे कॉमन क्या होंगे। तो देखो, हर सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो इसमें होंगे, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा जाता है, और सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो रहेगा वो हेमरेज रहेगा, जैसा कि हर सर्जरी में करीब करीब रहता ही है। तो इसमें क्या रहेगा, जो सिस्ट रहती है ना भैया, उसके आसपास वेसल्स भी रहती है, तो सर्जन जब ऑपरेट करने जाता है तो कई बार उससे कट लग जाता है, और कट लग जाता है तो खून बहने लगता है, और ये घबराता हुआ सर्जन इसी बात को बता रहा है कि भैया देखो इतना खून बह रहा है। सो दैट बिकम्स द मोस्ट कॉमन सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये देखो कि आपने सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी तो कर दी, मतलब स्टमक को सिस्ट से तो कनेक्ट कर दिया, तो आपने ये तो बता दिया कि हाँ सिस्ट का सारा कंटेंट स्टमक में चला जाएगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि स्टमक का कंटेंट भी सिस्ट में चला जाए। तो उसका मतलब ये है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो अगर सिस्ट में चला जाएगा तो फिर एक और दिक्कत आएगी। तो उससे हम बोलते हैं कि जब स्टमक का ल्यूमेन सिस्ट से कनेक्ट हो गया है तो कंटामिनेशन हो जाएगा। तो सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो रहेगा वो रहेगा इन्फेक्शन। समझ में आ रहा है? अभी तक तो क्या हो रहा था कि हम एक्सपेक्ट ये करेंगे सिस्ट गैस्ट्रिक स्टमक में खाली हो जाएगा, लेकिन स्टमक भी तो सिस्ट में खाली हो सकता है, और वो खाली होगा तो जो है वो इन्फेक्शन हो गई होगा। ठीक है, चल अब हम बात करते हैं कि क्या होगा अगर अपनों ने स्यूडोसिस्ट को ट्रीट नहीं करा, जैसा था उसको वैसा ही छोड़ दिया। तो वो भी बड़ा, उसको आप ऐसे याद रखो इस तालाब की इमेज से। ठीक है, ये तालाब में स्यूडोसिस्ट रखा हुआ है, तो जैसा मैंने बताया था कि शुरुआत में साफ़ पानी रहेगा, लेकिन जैसा आप ये भी जानते हो कि साफ़ पानी जो है बहुत देर तक साफ़ नहीं रहता, फिर उसमें आ जाते हैं ये जीव जंतु प्रणाली, तो उसको गंदा कर देते हैं। तो वैसे ही अगर आपने कुछ नहीं करा तो उसका जो सबसे कॉमन कॉज रहेगा, कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहेगा, वो इन्फेक्शन रहेगा। और यही क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है कि देखो इसके अंदर सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन सर्जरी में जबकि स्यूडोसिस्ट में सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन। समझ में आ रही है? ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे जब आप एमसीक्यू करने जाओगे तो। ठीक है, चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी बहुत प्यारा है। अब क्या होगा, सिस्ट जैसे कि मैंने बताया था कि स्टमक के पास में तो थी, लेकिन क्या रहता है कि वो स्प्लीनिक आर्टरी के भी बहुत पास रहती है, तो वो स्प्लीनिक आर्टरी को अलादीन के चिराग जैसा रब करती रहती है बार बार, तो वो क्या रहता है, वो फट जाती है। जब वो फट जाती है तो होता है हेमरेज। तो दिस बिकम्स द सेकेंड कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस स्यूडोसिस्ट। अब हेमरेज होगा तो क्या होगा कि वो खून जो है वो बाहर तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अंदर सिस्ट में भी जाएगा, और जब वो सिस्ट में जाने लगेगा तो सिस्ट जो है वो भी रप्चर होगी, क्योंकि उसका प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे एमसीक्यू लगाते वक्त करते हैं। वो ये सोचते हैं कि सर पहले रप्चर होगा और बाद में हेमरेज आएगा, लेकिन जो एग्जामिनर रहता है वो ट्विस्ट कर देता है। वो ट्विस्ट इस हिसाब से करता है कि रप्चर किसकी बात कर रहे हो आप, वेसल की रप्चर की बात कर रहे हो कि सिस्ट की रप्चर की बात कर रहे हो। अगर आप वेसल के रप्चर की बात कर रहे हो तो हाँ भैया वो बिल्कुल सही है, वेसल की रप्चर जो है वो पहले होगी, और उसके बाद में ब्लड जो है वो सिस्ट में जाएगा, सिस्ट का प्रेशर बढ़ेगा और सिस्ट फिर रप्चर होगी। देख रहे हो आप दो रप्चर को किस तरीके से एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहता है। एक तरफ वो बोलेगा कि नहीं भैया पहले रप्चर होगा फिर हेमरेज होगा, लेकिन किसका, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेसल का पहले रप्चर होगा, वो ब्लड जो है वेसल से वो जाएगा सिस्ट में, और फिर सिस्ट जो है वो फटेगी, एंड दैट इज़ हाउ इट विल हैपन। तो पहले इसमें ये दे रखा है हेमरेज होगा, फिर जो है वो रप्चर होगा। चलो अब एक और कॉम्प्लिकेशन जो है वो हम पढ़ लेते हैं। चलो चौथे वाले को डिस्कस कर लेते हैं, मैं फिफ्थ को करना चाह रहा था। चौथे वाले के अंदर क्या है, देखो म्यूसिनस न्यूप्लाज्म जो रहता है, पेनक्रियाटिक म्यूसिनस न्यूप्लाज्म, वो भी ऐसा ही दिखता है सीटी स्कैन के अंदर। तो अब जो डॉक्टर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार अब कैसे करूँ, ये सीटी स्कैन में तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो अब क्या करोगे। तो अब जो है जैसे कि न्यूप्लाज्म जो रहता है वो ट्यूमर मार्कर से जो रहता है उससे डिस्क्राइब होता है, तो ट्यूमर मार्कर न्यूप्लाज्म में बढ़ जाते हैं। तो बस उसी को बेस बना के डॉक्टर लोगों ने यही सोचा कि एक काम करते हैं अपन जो फ्लूइड है इस सिस्ट का वो निकाल लेते हैं, जो भी हो, चाहे वो म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा हो चाहे वो स्यूडोसिस्ट हो, क्योंकि सीटी स्कैन में तो एक जैसा ही दिख रहा है। तो आपने क्या करा, आपने उस फ्लूइड को निकाल लिया, उसको आपने भेज दिया, ठीक है, और उसमें आपने कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन पता करने के लिए भेज दिया उसको। अब अगर ट्यूमर होगा तो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो है वो ज़्यादा होगा, बस यही कंसेप्ट है, क्योंकि ट्यूमर होगा या न्यूप्लाज्म होगा तो उसमें ज़्यादा मिलेंगे ट्यूमर मार्कर, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसीलिए कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन इसमें ज़्यादा मिल रहा है। दूसरी जगह अगर ये स्यूडोसिस्ट रहा तो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन ज़्यादा नहीं मिलेगा, वो 400 से कम ही मिलेगा। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। एक लास्ट के बारे में बता देता हूँ। देखो जो ये है पेनक्रियाटिको प्लूरल फिस्चुला, ठीक है। अब स्यूडोसिस्ट क्या है, मान लो वो फट गया तो उसका फ्लूइड लीक करेगा, तो डायफ्राम में जाएगा, डायफ्राम में जाएगा तो ऊपर भी जाएगा प्लूरल कैविटी में जाएगा
तो प्लूरल इफ्यूजन होगा, ठीक है। और वैसे ही वो एक फिस्चुला बना लेगा, तो इसको हम बोलते हैं प्लूरोपेनक्रियाटिक फिस्चुला या पेनक्रियाटिको प्लूरल फिस्चुला। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट प्लूरल इफ्यूजन का ये नहीं होता है कि आप आईसीडी डाल दो और उसको पूरे फ्लूइड को निकाल लो, ठीक है, वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कॉज आपने ट्रीट नहीं करा ना, आपको तो जो सिम्टम आया आपने वही ट्रीट करा, तो आपको कॉज ट्रीट करना है। और कॉज को ट्रीट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आया कहाँ से ये पानी, और पानी तो वहीं से आया ना जो हमने पहली इमेज पढ़ी थी कि डक्ट हमारी रप्चर हो गई थी। ये देखो जो हमने हमारा पहला पढ़ा था, ये वाली जो इमेज, यहीं से सारी समस्या है। तो आप इसको ठीक करने जाओगे ना, तो इसीलिए जब आप इस पर जाते हो कि आप सोचते हो कि प्लूरल इफ्यूजन है तो इसको मैं कैसे ठीक करूं, तो आप इसको ईआरसीपी से ठीक करोगे, क्योंकि आप कॉज को ठीक करना चाहते हो। जो प्लूरल इफ्यूजन है आप उसको ठीक नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपने मान लो प्लूरल इफ्यूजन को सपोज ड्रेन भी कर लिया तो वापस भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि इंजरी जो हुई वो तो पेनक्रियाटिक डक्ट में हुई है, और इसीलिए इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसको आपको बताना है कि इसमें हम ईआरसीपी करेंगे, जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट रहेगी उसमें स्टेंट डालेंगे और लीक वो बंद कर देंगे। तो समझ में आया आपको? ठीक है, तो एक जाते जाते एक वाइवा पर्ल दे देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें आपसे पूछ सकते हैं जो आपके कंसल्टेंट है कि भैया स्यूडोसिस्ट ऑफ पेनक्रियाज में हेमरेज क्यों होता है, तो आपको ऐसा समझाना है कि ये जो सिस्ट रहती है वो अलादीन के चिराग की तरह स्प्लीनिक आर्टरी को रब करती रहती है, और एक टाइम आता है कि जब वो फट जाती है और इसकी वजह से हेमरेज होता है। तो चलिए ये तो वाइवा पर्ल हो गया, लेकिन आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सारा टॉपिक समझ में आया हो। बहुत डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश करी है और इमेज से समझाने की कोशिश करी है, ताकि आपको उसको ये काफ़ी लंबे समय तक याद रहे। अब आप चाहे तो कोई सी भी बुक पढ़ के देखिए, आई प्रॉमिस कि आपको लाख गुना बेहतर समझ में आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।